So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anshika Thakur. I have secured an All India rank 124 in recently conducted NOCET 9 and I'm soon to be a nursing officer now. So finally ये वीडियो आई गई द डिलेड वीडियो इतनी ज़्यादा दिन हो गया वैसे क्योंकि संडे को मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि मुझे 81 से भी ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हुए हैं क्वेश्चंस आपके। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली मैं सबको आंसर नहीं कर सकती, जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके आस्क क्वेश्चंस हैं मैंने वही पिकअप किए हुए हैं और जो मैक्सिमम ऑडियंस को सबको इंक्लूड करते हुए चले वैसे क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। First question is from About to Rise. What is your age? Did you prepare for NEET UG? How did you enter into BSc Nursing? From which college did you complete BSc Nursing? How you used to study during your college years? So मैं अभी करंटली 23 की हूँ और नीट यूजी के लिए ऑफकोर्स मैंने एक साल मतलब प्रिपेयर करने के लिए मैं गई थी, लेकिन 6 ही मंथ्स में लगा पाई थी क्योंकि कोविड आ गया था 2019 में दिसंबर में, और जनवरी में मैं फिर अपने घर आ गई थी और घर पे मुझसे पढ़ाई नहीं हुई फिर अच्छे से, और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसी ईयर में मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था बीएससी नर्सिंग का, जो कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था और उसके थ्रू मेरा गवर्नमेंट सीट मुझे अलॉट हो गई थी अपने ही यहाँ पर स्टेट में। तो मेरे कॉलेज का नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नेर चौक एट मंडी डिस्ट्रिक्ट, और हिमाचल प्रदेश में ये कॉलेज है। तो इस तरह मैं बीएससी नर्सिंग में एंटर हुई थी। और मैं अपने कॉलेज ईयर्स में कैसे पढ़ती थी ये भी आपने पूछा है, तो कॉलेज ईयर्स में मैं थर्ड ईयर तक तो कुछ भी नहीं पढ़ती थी। मैं सिर्फ मस्ती करती थी, चिल करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज़, घूमना फिरना और डांसिंग वगैरह, बस यही चलता था मेरा थर्ड ईयर तक। लेकिन फोर्थ ईयर से मैं मतलब जैसे मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, तो वो पास आउट होते ही मतलब इतने नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी जॉब्स सिक्योर कर रहे हैं, तो उन्हीं से मोटिवेशन लेके मैंने भी अपनी तैयारी फोर्थ ईयर में ही शुरू कर दी थी। तो ऐसे करके मैंने फिर फोर्थ ईयर में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कविता। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जब आप डीमोटिवेट होते थे तो कैसे खुद को मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू हमारा मोटिवेशन सेम नहीं रहता है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। समटाइम्स वी फील लाइक डीमोटिवेट और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है। सो हाउ डिड यू हैंडल दिस थिंग। देखो, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पेशली ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ये मोटिवेशन से क्लियर नहीं होते हैं, ये कंसिस्टेंसी से क्लियर होते हैं। तो मोटिवेशन के भरोसे आप जितना कम रहो, ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन के साइकिल से आप जितना बाहर रहो उतना ही ठीक है। देखो, अपने आप को अगर आपको डालना है तो कंसिस्टेंसी की साइकिल में डालो। मोटिवेशन अभी थोड़ी देर के लिए है, कल को दोबारा से मतलब एक बैटरी की तरह है कि जब तक चल रही है तब तक चलाओ, उसके बाद उसे दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। तो देखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम मोटिवेशन डीमोटिवेशन खेल सकें। ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है। अपने आप को कंसिस्टेंसी की साइकिल में रखो, अपने आप को वैसे ही ट्रेन करो, आप अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करो कि चाहे मतलब मैं कुछ भी फील कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चाहे मैंने आज का खाना खाया या नहीं खाया, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चाहे लास्ट नाइट में मेरी नींद अच्छे से पूरी हो चाहे ना हो, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यही आपको चीज़ एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। रेस्ट मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार काफ़ी अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको पॉजिटिव साइड भी यहाँ पे दिखा देती हूँ और नेगेटिव साइड भी आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो आपको 7th पे कमीशन सेंट्रल की जॉब आपको मिलेगी, वो भी इतने मतलब यंग एज में। आपको सोचो, मैं जैसे मैं अभी 23 की हूँ तो अभी से ही मेरा मतलब 91 लाख प्लस इसमें मेरी सैलरी जाएगी। तो इससे बड़ी मोटिवेशन यार क्या ही हो सकती है आपको कि इतनी यंग एज में आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, और सिर्फ मतलब 5-6 महीने की बात है। मतलब ये ना, ये एक ही शॉट है। आपको अगर आपने ये शॉट अच्छे से खेला तो अगले 50 साल आपके सिक्योर हैं। फिर अगर अगले 50 साल आपके मज़े ही मज़े हैं, ऐसा सोचो आप। ये पॉजिटिव साइड मैंने आपको बता दी। अब नेगेटिव साइड पे आओ। अगर आपने एक भी दिन स्किप किया, एक भी, तो आप 500 रैंक पीछे जाओगे। ये चीज़ मैं अपने लिए भी सोचती थी जब मैं अपने प्रेपरेशन फेज़ में थी, और यही चीज़ मैं आपको भी सेम बोल रही हूँ। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से रखो। जो बच्चा डेली पढ़ रहा है वो डेली 500 रैंक आगे बढ़ता जा रहा है आपसे, तो आप अफोर्ड कर सकते हो पीछे हटना। अभी आप खुद सोचो कि आप करंटली हो किस रैंक पे, 3000 पे हो, 5000 पे हो, या फिर 10,000 पे हो, या फिर मान लो कि अंडर 500 भी आप हो। आपने एक दिन स्किप करा और आप 500 पीछे जाओगे। कंसिस्टेंसी का गेम ऐसा ही होता है, हमें पता नहीं चलता है कि मतलब इससे हमें आ भी रहा है कुछ रिजल्ट या नहीं आ रहा है, लेकिन एट द एंड आपको इसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा अगर आप डेली जो है वो कंसिस्टेंट रहते हो तो प्लीज़
आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि हम एक भी दिन स्किप करें और 500 रैंक पीछे चले जाएं। और जितने भी रैंकर्स हैं वो यहाँ तक आई बिलीव कि मैं भी क्योंकि पर्सनली कंसिस्टेंसी के बेस पे ही पहुँची हूँ। जो मोटिवेशन वाले बच्चे हैं वो पहले प्रीवियस अटैम्प्ट्स में भी मोटिवेशन खेल रहे थे और अभी अगले अटैम्प्ट्स में भी यही खेलते रहेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रणाली, इज़ NNL नोट्स सफिशिएंट एंड MSN NNL से नहीं कर रही, TNC से कंप्लीट की है, बाकी सब मेजर सब्जेक्ट NNL से, इज़ इट ओके एंड प्लीज़ टेल कि फार्मा कहाँ से पढ़ूँ, पूरी थ्योरी फ्रॉम NNL और फास्टेक और साउंडर्स। देखो सिर्फ NNL की बात नहीं है, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है उन सभी के नोट्स आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। सारे कोचिंग के नोट्स सेम ही होते हैं, 80% टू 90% सबके सेम ही होते हैं। बस पढ़ने का तरीका बच्चों का वेरी करता है। अब आप सोचो कि जो NNL में भी बच्चे हैं, कुछ ऑफलाइन में हैं कुछ ऑनलाइन में हैं, राइट। अब सबके पास जो है वो सेम मटेरियल है, हमारे पास भी सेम है और दूसरी कोचिंग वालों के पास भी सेम ही मटेरियल है ऑलमोस्ट। अब उसमें से भी रैंकर्स या सिलेक्शन किन बच्चों का होता है, जो कोचिंग के दिए हुए सोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करता है। अच्छे से आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, सेल्फ स्टडी से। जब मैं नीट की ड्रॉप ईयर में थी वहाँ पर भी हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही सिखाया जाता था कि यहाँ पर एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में थाउजेंड्स में बच्चे हैं, बट मतलब सिलेक्शन तो कुछ ही का होना है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, मतलब एक टॉपर के बीच में और एक जो बच्चा रह गया है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है कि टॉपर ने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया होता है, सोर्सेज उसके पास भी बिल्कुल सेम थे और जो दूसरा बच्चा था उसके पास भी बिल्कुल सेम थे, लेकिन उस दूसरे बच्चे ने सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दिया और वो इधर से उधर भागता रहा, कभी ये वाला सोर्स कभी वो वाला सोर्स, कभी ये बुक कभी वो बुक। और एक टॉपर का हमेशा एक ही हमारे पास जो है वो सोर्स होता है। वो तो मुझे नहीं पता कि लास्ट में क्या करते हैं टॉपर्स कि जब उनका रिजल्ट आता है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना इंटरव्यू देते हैं कि हमने इससे भी पढ़ा था उससे पढ़ा था, बट इन डीप डाउन रियलिटी यही है कि कोचिंग के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, सिर्फ एक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक और हो सकता है। जैसे मैंने मिशन परिचारिका बुक को भी थोड़ा सा अपना सोर्स लिया था जहाँ पर मुझे कमी लगती थी अपने नोट्स में, तो मैं वहाँ से उठा के ऐड कर लेती थी अपना, तो इतना सा ही होता है बस। तो आप सोर्सेज को लेके कंफ्यूज मत हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सभी बेस्ट से बेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स बेस्ट ही होते हैं, वो इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या प्लेटफॉर्म्स में तभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कैपेबिलिटी उनमें है। जो दिक्कत होती है ना वो हम स्टूडेंट्स की होती है कि हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, हम और जगह देख के जो है वो अपना दिमाग डाइवर्ट करते रहते हैं। जो भी आपका सोर्स है उस पर जो है वो आप कंप्लीटली ट्रस्ट करो, जो आपके टीचर्स हैं उन पर ट्रस्ट करो और उनके साथ लगातार मेहनत करते रहो, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। जितना आप अपने आप को फोकस रखोगे, अपने डायरेक्शन एक ही तरफ रखोगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एक टाइम पे ना, मतलब ऐसे जब मैं अपने आई थिंक 3 महीने रह गए थे एग्ज़ाम को, उस टाइम पे कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि ये इतना ज़्यादा मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं, मतलब ऐसे करके, और अब पता नहीं मुझसे ये पढ़े भी जाएंगे कि नहीं, इससे अच्छा तो मुझे शायद PW का ही ले लेना चाहिए था, वो 5-6 महीने में अफोर्डेबल प्राइस में मुझे अच्छे से करवा देते। मतलब एक टाइम पे ना सबके दिमाग में ऐसा आता है, मैं समझती हूँ वो बात टोटली, लेकिन एट द एंड मैंने उससे यही सीखा कि सभी सोर्सेज अच्छे होते हैं, सिर्फ हम में ही कमियाँ होती हैं। अगर हम अपने सोर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो डेफिनेटली हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड फॉर शॉर्ट मेकिंग टेक्निक्स ऑफ स्पेशली MSN, हाउ टू कवर गिव अ टाइम टू पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट्स इन शॉर्ट टाइम एंड रिवीजन विद थ्योरी, MCQ नहीं हो पा रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा हाउ टू रिमेंबर। सृष्टि की तरफ से ये सारे क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट मेकिंग टेक्निक्स के लिए मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो बना दी थी इससे पहले, आई होप कि अभी तक आपने वो देख ली होगी, नहीं देखी है किसी ने तो वो जाके उस वीडियो को देख ले, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि कैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी। उसके अलावा पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमें शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करना है, तो आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, जितना भी आपके पास टाइम है उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 5 मंथ्स है तो आपको 20 दिन में मेडिसिन करनी है, 1 हफ्ते में आपको सर्जरी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी फाउंडेशन है उसको भी आपको 5 दिन तो लग ही जाएंगे आराम से, 5 दिन में हो जाएगा आपका कवर। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बच गए, फॉर एग्जांपल साइकेट्री है, पीड्स है आपका और कम्युनिटी है, उनको 3-3 डेज़ में डिवाइड करना। OBG भी रह गया है, OBG को भी आपको ऐसे 4-5 दिन ही लगेंगे, इतने में आपका आराम से हो जाता है OBG भी। तो ऐसे करके आपको डेज़ में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको भी आपको छोटा छोटा टारगेट बनाना है कि जैसे मेडिसिन मैं 20 दिन में कर रही हूँ तो उस 20 दिन को भी मैं अंदर डिवाइड करूँगी कि 2 दिन में मुझे एक सिस्टम करना है, अगर कोई बड़ा है सिस्टम तो उसको 3 दिन दे दो। तो वैसे करके छोटे छोटे टारगेट बनाओ तो बड़े से बड़ा सब्जेक्ट आप इजीली कर पाओगे। दैट्स इट, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे करके आप शॉर्ट
टाइम में अपने सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब इजीली क्लियर कर सकते हो। और रिवीजन आपको, यही मैंने रिवीजन टेक्निक ही बताई आपको। अगर लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं ना, तो आप एक दिन में 5 से 6 लेक्चर का टारगेट रखो और इतने आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कुछ भी करके 15 जन से पहले पहले आपको, जो बच्चे अभी नोट्स बना रहे हैं लेक्चर्स से देख के, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे मेजर सब्जेक्ट्स के, सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के बनाने हैं आपने। और जिनके नोट्स बने हुए हैं वो तो अभी से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे टारगेट्स बना के। और न्यूमेरिकल डाटा आपको कैसे रिमेंबर करना है, तो जो स्टिकी नोट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको आपको उसमें अपना न्यूमेरिकल डेटा लिख दो। फॉर एग्जांपल लैब वैल्यूज़ हैं या फिर ईसीजी का आपको अलग अलग वेव्स की ड्यूरेशन याद करनी है, नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी है, तो उनको आप लिख दो एक स्टिकी नोट में और अपने सामने उन्हें चिपकाते रहो। जो भी आपका स्टडी स्पेस है, वॉल है, वहाँ पे चिपकाते रहो। और डेली आपको उन्हें मॉर्निंग में सुबह पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो साथ साथ में एक रफ नोटबुक लो और उसमें लिखते भी रहो उनको फटाफट, ऐसे मतलब उड़ते उड़ते बोल सकते हैं जिसे हम, कि ऐसे रफ सा जो है वो लिखते रहो, तो डबल रिकॉलिंग होगी आपकी। आप पढ़ भी रहे हो और साथ में आप लिख भी रहे हो, तो ब्रेन को आपको 2 बार स्टिमुलस जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। डेली आपको ऐसे करना है, तो न्यूमेरिकल डाटा आपका ईजिली ऐसे क्लियर हो जाता है। दैट्स इट। Next question is from It's Atharva. Congratulations, Didi, on your fantastic score in the NORCET. Thank you for that. And my question is, I'm currently in the third year BSc Nursing. How should I start my NORCET preparation from now itself? And what should be my first step? So, जो भी थर्ड ईयर के बच्चे हैं, फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, ऑफकोर्स आप अभी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। फोर्थ ईयर वालों के लिए तो आई वुड से कि आप डेडलाइन ही है कि आप तो बिल्कुल ही अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। और आपको कैसे करना है, तो अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कोचिंग ले लो। वैसे 4-5 हज़ार में देखो पीडब्ल्यू की कोचिंग भी ईजिली मिल जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप महंगी कोचिंग लेते हो या फिर आप सस्ती कोचिंग लेते हो। मैंने कहा कि मटेरियल सबका सेम होता है, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। वरना महंगी से महंगी कोचिंग वाले भी रह जा रहे हैं। कितने तो एनएनएल वालों के ही मुझे खुद मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि हमने भी इसी से पढ़ा था बट फिर भी हम रह गए। तो वही डिफरेंस है कि सेल्फ स्टडी पे आप लोगों ने फोकस नहीं किया और जो रिसोर्स था उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। यही डिफरेंस होता है। तो अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो। उससे आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, सोर्स आपका पूरा हो जाता है। तो बस फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप करते रहो। फिर भी मान लो जैसे थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं और या फिर आप नहीं ले सकते, तो आपको मैंने ऑप्शन दिया था कि आप मिशन परिचारिका बुक ले लो। अब पावर पैक थ्योरी बुक है बिल्कुल प्रॉपरली, उसमें हर चीज़ आपको दी हुई है, आप वो अच्छे से पढ़ लो तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। वो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोट से मैच किया था उसको और मैक्सिमम टॉपिक उसमें कवर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब ऐसे करके। तो आप वो भी अपना ऑप्शन रख सकते हो। दूसरी बात की, हाउ डिड यू स्टार्ट योर नॉर्सेट प्रेपरेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली डिड यू स्टार्ट सीरियस स्टडी? अच्छा, कब मैंने स्टार्ट किया था? तो एग्जैक्टली सीरियस तो मैंने घर आके स्टार्ट किया था। जब मैं जैन में आई थी तो मैंने फैब से स्टार्ट किया था एक्चुअली सीरियसली, लेकिन नोट मेकिंग मैंने अपने फोर्थ ईयर में ही शुरू कर दी थी। तो फोर्थ ईयर वालों को और थर्ड ईयर वालों को एक ही एडवाइस है कि एटलीस्ट आप अपना नोट मेकिंग पे अभी पूरा पूरा फोकस रखो। नोट्स तो आपके बन ही जाने चाहिए मेजर सब्जेक्ट्स की। कोशिश करो पूरी पूरी कि नोट्स तो हम बना के ही छोड़ेंगे, चाहे हमसे पढ़ा जा रहा है चाहे नहीं पढ़ा जा रहा है। वही मेरी आपको एडवाइस है जेन्युइन सी। और हाउ डिड यू बैलेंस कॉलेज क्लिनिकल पोस्टिंग एंड नॉर्सेट प्रेपरेशन? ओके, हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो, मेरा पता क्या मोटिव रहता था, क्योंकि मैं कॉलेज से कर रही थी। लेकिन आई थिंक कि कॉलेज में मेरे बैचमेट्स को या फिर मेरे जूनियर्स को तो किसी को भी पता नहीं था, लेकिन बैचमेट्स में भी मेरे फ्रेंड्स से बाहर किसी को भी पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रही हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स थे बस उन्हीं को पता था, मेरे रूममेट्स को पता था। अब वो कैसे? क्योंकि मैं पब्लिकली जब होती थी, मान लो मैं क्लास में हूँ या फिर मैं मतलब मॉर्निंग ड्यूटी में हूँ या फिर इवनिंग ड्यूटी में हूँ और मुझे वहाँ थोड़ा सा टाइम मिल रहा है अगर बैठ के करने का, तो वहाँ पर मैं अपने असाइनमेंट्स और अपने फाइल्स कंप्लीट करती थी। अगर मैं कम्युनिटी पोस्टिंग में हूँ तो वहाँ पर मैं जाके अपनी फ़ाइल कंप्लीट करूँगी और अपना सारा सारा टाइम मैं बचाऊँगी कि रूम में आके मुझे एक भी मिनट अपना मतलब असाइनमेंट्स में या फिर फाइल्स में इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करना पड़े। रूम में आके मैं अपना फुल जितना मुझसे हो सकता था प्रॉपरली मैं अपना नोट्स बनाती थी, अपने लेक्चर्स देखती थी अच्छे से और पब्लिकली मैं अपने जो है वो असाइनमेंट्स और ये सब कंप्लीट करती थी। तो एक्चुअली मैं थोड़ा उस पर बिलीव करती थी कि जैसे अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरा थोड़ा पोटेंशियल कम हो जाएगा, थोड़ा वो नज़र वाला कंसेप्ट होता है ना, उस पर मैं थोड़ा सा बिलीव करती थी। तो इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि किसी को भी भनक ना लगे इस बात की कि मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने बैलेंस किया था कि मैं बाहर जो है वो अपने असाइनमेंट्स और वो सब करती थी, जो भी फाइल्स हैं, और अपने रूम में आके मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को टाइम देती थी और किसी भी चीज़ के लिए मैं मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। दैट्स हाउ आई डिड माई प्रेपरेशन। Next is from Niranjan. Oh, it's an appreciation comment for me.
Tremendous respect to your mental strength. You said once that don't fall in the loop of giving exams again and again. Study like this. This is your last attempt. Mental toughness is everything. I appreciate and I listen carefully to each and every word. It gives me so much deep information about how to manage everything that comes in your way. Much respect to you. जेनुअनली मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात को समझा और जो मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुँचाने का, आप उस बात को समझ पा रहे हो। दोबारा मैं थोड़ा सा मतलब उसको रिवाइंड कर देती हूँ कि डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे 6-6 महीने में एग्ज़ाम आता रहता है, ऐसा सोच के बहुत रिलैक्स रहते हैं। देखो, वो पीछे आपने डीमोटिवेशन वाली बात भी पूछी थी ना मुझसे, तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करोगे ना, वो वैसे ही ट्रेन हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन ऐसी चीज़ है कि जैसे आप इसको लिमिटेशन में पुट कर दोगे, वो उतना ही फिर लिमिट करके रह जाएगा। लेकिन आप अगर डेली धीरे-धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करते रहोगे, तो मतलब ये आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको डेफ़िनेटली साथ देता है। हमें भगवान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन दिया है, एड्रेनालिन, जो कि मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें हमसे करवा सकता है, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज़ को इतना पुश कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप अपनी ब्रेन को डेडलाइन दोगे कि मुझे इतने टाइम में करना है, तो जो वो एड्रेनालिन रश आपको चलेगा ना, जैसे डर के मारे हमें, अगर जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो कई बार हम वन नाइट में पढ़ के भी अगले दिन एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं। तो वैसा वाला सिस्टम है। आप जितना उसको डेडलाइन दोगे कि हमें करना ही करना है इतने टाइम में, वो एड्रेनालिन रश आपको आएगा आपकी बॉडी में, और आप खुद देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे अगर आप ऐसा, ये जो मैं बता रही हूँ, ऐसा फॉलो करते हो। आप वो चीज़ें कर लोगे। जैसे अभी कुछ बच्चों से 5 से 6 लेक्चर कवर नहीं होते होंगे, लेकिन अगर आप पुश करते हो खुद को, तो आप सब कुछ कर सकते हो बहुत आराम से। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, मैं डेफ़िनेटली इस बात को मानती हूँ कि शुरू में दिक्कत आएगी, बॉडी उसके लिए रिएक्ट भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने आप को इन 8-9 महीने में सिर्फ़ 5 आवर्स की स्लीप में रखा था कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसे। तो शुरू में तो मेरी बॉडी बहुत रिएक्ट करती थी, मुझे बहुत नींद आती थी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन धीरे-धीरे मतलब बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडैप्ट हो गई फिर मेरी, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो वैसे ही कहा मैंने, आप जैसे अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, वैसे ही वो आपको रिज़ल्ट्स देती है। तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप ब्रेन के कंट्रोल में नहीं, ब्रेन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। नेक्स्ट इज़ 5 मंथ में ऑल सब्जेक्ट्स का डीप एंड इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा टाइम को और अपने सिलेबस को भी, और जो भी आपने डेली की डेडलाइन सेट की होगी कि इतने टॉपिक मुझे करने हैं, वो आपको करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। दैट्स इट। आप पता क्या सोच के क्या करो, ऐसे कि अगर आज के दिन मैंने ये टॉपिक कर दिया ना, तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस ऐसे करके अगला दिन आया, दोबारा आज आपने सोचा कि अगर आज के दिन जो मैंने टारगेट बनाया ये मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप करके आपका सारा सिलेबस डिवाइड हो गया होगा और धीरे-धीरे वो होता रहेगा अपने आप ही। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा है, वो आराम से आपका फ्लो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा फिर अच्छे से। नेक्स्ट इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नॉर्सेट बाय वर्किंग इन द प्राइवेट हॉस्पिटल? यस, जितने भी वर्किंग वर्किंग नर्सेज़ हैं, जो भी मुझे इसके थ्रू देख रही हैं, मैं आपको एक इतना सॉलिड एग्जांपल दूँगी इसके थ्रू कि आपका जो ये वाला मिथ है ना दिमाग में कि हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट की ड्यूटी के साथ हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो टोटली आपका क्लियर हो जाएगा। जब मैं 4th ईयर में थी, उस टाइम मैं भी ऐसा सोचती थी कि यार इधर तो टाइम का बहुत दिक्कत है और मैं कैसे करूँगी? तो उस टाइम पे अभी तो पास आउट हुई हूँ, तो 2024 में जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, उसमें एक आईएएस ऑफ़िसर हैं, आईएएस सृष्टि डबास, ऑल इंडिया रैंक 6 उनका था, और उनका मैंने इंटरव्यू उस टाइम पे देखा था, रैंडमली मेरी फीड में आया तो मैंने देखा। तो मैम ऑलरेडी एक वर्किंग थी, आरबीआई में वो एक वर्किंग एम्प्लॉय थी, और अपनी ड्यूटी के साथ 10 to 5 उनकी जॉब थी। उसके साथ उन्होंने इंडिया का, सोचो कितना बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। कैन यू इमेजिन, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 6 उन्होंने लिया विद जॉब फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 10 to 5 वर्किंग थी वो जबकि। तो मेरा दिमाग मतलब इतना स्ट्राइक करा वहाँ पे कि इतना बड़ा इंडिया का एग्ज़ाम जिसमें कि सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल पॉइंट में होते हैं, कोई बंदा मतलब जॉब के साथ कर सकता है, तो यार फिर हम लोग अपने कॉलेज के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ अपना नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते? उसमें तो हज़ारों लाखों में एस्पिरेंट्स होते हैं, हम लोग तो अभी फिर 1 लाख के अंडर ही हैं, राइट? तो अपना ब्रेन आप स्ट्रॉन्ग रखो यार, आप सब कुछ कर सकते हो।
बस टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैम कैसे करती थी, उसी से फिर मैंने भी इंस्पायर होके किया था कि ड्यूटी से पहले मैम 3 घंटे प्रॉपर्ली निकालने की कोशिश करती थी। मान लो अगर वो 9 बजे जा रही हैं, 10 बजे जा रही हैं, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाएँगी और जितने भी उनके मतलब आवर्स हैं, वो 8 बजे तक पूरा देने की कोशिश करेंगी। 8 बजे अपनी खाना वगैरह प्रिपेयर करके वो अपनी ड्यूटी में जाएँगी। वहाँ पर भी अगर उनको टाइम मिलता है, तो वो डेफ़िनेटली करेंगी। सेम मैं भी ऐसे करती थी, अपने नोट्स मैं हमेशा ले जाती थी, नोटबुक्स अपनी ड्यूटी में भी। और अगर मुझे टाइम मिलता है बीच में, जो कि बहुत रेयरली होता था वैसे तो, लेकिन उस एक उम्मीद में कि कभी तो वो एक दिन आएगा कि मुझे टाइम मिलेगा करने का, एक टॉपिक भी मेरा एक्स्ट्रा चला गया, तो सोचो मैं कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से खुद को मोटिवेट करो आप, ये है अपनी प्रोग्रेस से खुद को मोटिवेट करो, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। तो जब मैम इतना बड़ा कर सकती थी, आईएएस सृष्टि डबास, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकती अपने कॉलेज के साथ। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी सभी कर सकते हो, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, दैट्स इट। Next is from Kunal. How to improve TNC टेस्ट सीरीज स्कोर बिकॉज TNC टेस्ट में स्कोर बहुत कम आता है, डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आपका कितना स्कोर आता था स्टार्टिंग में, आपने कैसे इंप्रूव किया था? तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर जो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था वो 10,000 था। कई दिनों तक मैं 10,000 के स्कोर में ही अटकी रही थी। आउट ऑफ 30,000 बच्चे 10,000 मेरा स्कोर आता था। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने एनालाइज करना सीखा टेस्ट को, और जैसे जैसे मैं अपना रिविजन इंक्रीज़ करती गई, फिर मैं 7,000 में आ गई। कई दिनों तक फिर मैं 7,000 में ही अटकी रही। फिर दोबारा मैंने रिवीजन किया तो मैं 5,000 में आ गई। फिर और मैंने रिवीजन किया तो मैं 3,000 में आ गई, और वैसे करते करते मैं अंडर 1,000, अंडर 500, और फिर मैं अंडर 200 में आ गई थी, ऐसे करके। तो ये साइकिल मैंने अच्छे से समझ लिया था कि रिवीजन से ही हमारा स्कोर जो है वो अच्छे से इंप्रूव करेगा। रिवीजन प्लस अगर आप अपने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करते हो और ये ठान लेते हो कि जो भी पीछे मैंने गलतियाँ की थी, फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी, तो अगले टेस्ट में मेरी पूरी कोशिश होती थी कि जो भी मैंने पिछले टेस्ट में सिली मिस्टेक्स किया वो मैं इस बार नहीं करूँगी। तो ऐसे आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उन पर वर्क करो, दैट्स हाउ यू वुड इम्प्रूव योर स्कोर। नेक्स्ट इज़ विच ऑनलाइन कोचिंग एंड बुक टू स्टडी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फेज। दोबारा मैंने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग सभी अच्छी होती हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो। उनका सोर्स मैक्सिमम सभी का सेम होता है। ये सिर्फ बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसे यूटिलाइज़ करता है, कितना टाइम वो सेल्फ स्टडी में देता है, तभी मतलब वो क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम को। और जो आपने बुक्स पूछी, तो बुक्स दो टाइप्स की होती हैं किसी भी प्रेपरेशन में, थ्योरी बुक्स और प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। थ्योरी बुक्स में बेस्ट जो है वो मिशन परिचारिका है, क्योंकि उसमें सारा थ्योरी आपका कवर है अच्छे से। और प्रैक्टिस बुक्स आपकी अगेन टू टाइप्स की है, बेसिक लेवल की और एडवांस लेवल की। बेसिक लेवल में आपके PR यादव आती है और साथ में टारगेट हाई आती है। उसके अलावा अब तो मार्केट में काफ़ी सारी और भी हैं, मे बी ओमेगा करके समथिंग बुक है जो मैंने सुनी है, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं उन्हीं का बताऊंगी आपको जो मुझे पता है, जो मैंने खुद करी है। तो PR यादव और टारगेट हाई, इनमें से भी आपको एक ही बुक उठाना, दो नहीं होंगी आपसे, ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है, तो एक ही बुक उठाना। अगर वो आपकी बुक कंप्लीट होती है तभी आप दूसरी बुक खरीदना, वरना आप डिलेमा में ही रहोगे अगर दोनों बुक इकट्ठा खरीद लोगे कि मैं ये वाली करूँ कि वो वाली करूँ। तो इसीलिए एक टाइम पे आपने एक ही खरीदनी है। जैसे आपको लगता है कि आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो इजीली, देन यू कैन गो फॉर द एडवांस लेवल। एडवांस में आपके पास दो बुक्स हैं, मॉसबी और साथ में सॉन्डर्स। आप कोई भी एक उठा लो, अगेन मैंने कहा सिर्फ एक ही उठाओ उनमें से। पर्सनली मैंने एडवांस लेवल में सिर्फ MSN के क्वेश्चंस किए थे, और वो भी मैंने मॉसबी से किए थे। अराउंड 800 उसमें क्वेश्चंस हैं अभी करंटली, और उसमें से भी मैं सिर्फ 500 ही कर पाई थी, मतलब ऐसे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने बिल्कुल लास्ट में जाके किया था वो एडवांस लेवल का, जो भी थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सकता था, तो इतना सा मैंने किया था, दैट्स इट। तो आपको भी मैं वही बोलूँगी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम सोनाली। NNL से मैंने कोचिंग ली है और दीपक सर के नोट्स बनाए मैंने। आप मुझे ये बताओ कि MSN सर्जरी फार्मा को एक साथ कैसे पढ़ूँ, बिकॉज अब MSN से डर लगने लगा है। तो डर को जीतने का यही एक आपके पास इकलौता मतलब तरीका है कि आप जितना भी सिलेबस है उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दो, और डेली का बनाओ कि कोई बड़ा नहीं है, बस इतना सा ही है छोटा सा। अगर मैंने आज ये कर दिया तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। डेली यही सोच के आपको छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं, तो कितने से भी बड़ा आपका सब्जेक्ट है वो इजीली आप कवर कर सकते हो। और कोई भी कोचिंग हो, सारी बेस्ट है। उसके बाद आपने पूछा है नेक्स्ट अर्चना साहू की NNL में एक दिन में कितने वीडियो करना पड़ेगा थ्योरी फास्ट करने के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने बता दिया आपको, डेडलाइन मैंने दे दी है, 15 जैन आपकी लास्ट डेडलाइन है। 6 आपको मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, चाहे NNL है चाहे कोई भी आपका दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको एक दिन में 5 से 6 का टारगेट वीडियोज़ का लेके चलना है विद नोट्स, और इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हो। आराम से कर लोगे आप 15 जैन तक, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम किंग गैम्बलर। It's an interesting question. Huh? Are you in a relationship? Please tell me
बी ऑनेस्ट एंड बी सॉरी टेल विद ऑनेस्ट मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रही है क्वेश्चन। एंड इफ़ यू आर देन हाउ डिड यू मैनेज दैट एस्पेक्ट। तो क्या लगता है आप लोगों को, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बताया है, लगता है आपको कि मेरे पास टाइम था इन सब चीज़ों के लिए? देखो, मैं ना किसी को डिस्पेयर नहीं कर सकती थी, मेरे रास्ते में कोई भी आए, और मैं वो गिल्ट नहीं लेना चाहती थी किसी भी तरह का, मैं कोई भी रेग्रेट नहीं लेना चाहती थी कि मैं किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ में इन्वॉल्व थी, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, या फिर मतलब कोई भी दूसरे अफेयर्स हैं जो भी हैं, चाहे घर के फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। मैं हर जगह से अपनी एनर्जी कंजर्व करती थी, मैं किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, कुछ भी घर में हो रहा है या जो भी है, मैं कहीं पर किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं तो व्हाट्सएप में जो मुझे मैसेजेस आते थे मेरे पुराने फ्रेंड्स के, उनको भी मैं बहुत कम ही रिप्लाई करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एक बार मैं शुरू हो गई ना, फिर बातें बढ़ती जाती हैं आगे और उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा फिर मेरा। तो इसीलिए मैं मतलब हर जगह से अपनी एनर्जी को कंजर्व करती थी, ताकि मैं अपना फुल टू फुल अपनी पढ़ाई पे दे पाऊँ। दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ हाउ टू डू प्रेपरेशन विद कॉलेज एंड लॉट्स ऑफ असाइनमेंट। ओके, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम रतिक कांतागिरी, हाउ टू प्रिपेयर नॉर्सेट विदाउट कोचिंग एंड हाउ टू कवर द कंप्लीट थ्योरी। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। मिशन परिचारिका बुक लेके आप आराम से अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अबाउट टीएनसी टेस्ट सीरीज़। ओके, पलक सिंह से ऑफकोर्स। इससे ना मुझे एक याद आया कि मुझे एक मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा है टीएनसी के बारे में अलग अलग बच्चों से, कि टीएनसी में ना रिपीटेड क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ मैंने भी फेस की थी कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस गलत भी मतलब वो लोग मार्क कर देते हैं। तो इससे तो क्या पता अब ये रिलायबल है या नहीं है, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भी आता था। बट फिर मैंने सोचा, जैसे मैंने बोला कि मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हूँ। मैंने देखा कि अगर वो 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तो सबसे उनकी अच्छी बात मुझे लगती थी, वो डेली का टेस्ट देते थे और डेली की रैंकिंग देते थे, और उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हो। अब ये जो रॉन्ग वाला सिस्टम है ना, इसका मैं आपको बताती हूँ। देखो, डेली के वो 100 क्वेश्चन देते हैं, मतलब जैसे प्रीलिम्स का एक एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से ना सिर्फ आपके 30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी 70 आपके डेली न्यू होंगे। और अगर मान लो रिपीट भी हो रहे हैं ना, तो मेरे पर्सनली कभी भी खुद उसमें 80 से ज़्यादा मार्क्स आते नहीं थे। सोचो आप, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन रिपीट होने के बाद भी मैं 80 से ज़्यादा कभी भी उसमें स्कोर ले ही नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी कि रिपीट होने के बाद भी मेरे ये हाल हैं, सोचो। तो ये सब तो मैं कहाँ जज करूँ कि उनका रिपीट हो रहा है, इधर मेरी खुद की तो कमियाँ हैं यहाँ पर। तो आप ना थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव से सोचो, आपको उस उधर रैंकिंग मिल रहा है, वो मेन चीज़ है। सभी बच्चों को, अगर आपको रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पेपर, तो सभी को जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर देखो ना आपकी उनमें भी आप कैसे स्टैंड कर रहे हो रिपीटेड क्वेश्चंस में भी। अगर तो आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, तब तो मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली आप कोई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ तो आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे ही होता था कि होता है कि मतलब तब भी हमारे फुल मार्क्स नहीं आते हैं उसमें। तो इसीलिए आप ये मत सोचो, आप ये वाइड पर्सपेक्टिव देखो। अगर 30 रिपीट हो रहे हैं तो 70 डेली उधर नए क्वेश्चन हैं, वो करो आप। और जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उसके लिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, तो देखो मुझे तो पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, और आपको भी पता चल रहा है, तभी आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैम उसमें तो जो है वो कुछ क्वेश्चन गलत भी दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो उनसे गलती से मार्क हो गए होते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ बनाने वाला भी कोई इंसान ही है हमारी तरह, तो टू वेयर इज़ ह्यूमन यार, किसी से भी गलती हो सकती है। ऊपर से जब वो डेली बेसिस पे दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी उनसे एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो आप थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव से सोचा करो, जो बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू किसी की कमियों की तरफ। दैट्स इट। बाकी तो चॉइस आपकी है, फिर आपको कंटिन्यू करना है या नहीं, बट मैंने तो उसी के साथ कंटिन्यू किया था, और आज मैं यहाँ तक उसी के थ्रू पहुँची हूँ, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ के लिए ना कम्प्लीटली उन्हीं पे डिपेंडेंट थी। मैं बुक्स वगैरह नहीं फॉलो करती थी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी करती थी जितना मुझसे हो पाता था। दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम किशोरी, अगर 3 दोस्तों का ग्रुप हो तो 3 कोचिंग में से स्पेसिफिक टीचर से पढ़े या फिर एक ही कोचिंग पे डिपेंड हो। नोट्स सेल्फ बनाएं या फिर ज़ीरॉक्स कराएं। नोट्स आप सेल्फ बनाओ, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली सेल्फ बनाओ, और अगर नहीं है तो फिर तो जो भी आपको मतलब ज़ीरॉक्स कराना चाहते हो तो वैसे करो। लेकिन अगर टाइम है ना तो डेफिनेटली अपने बनाओ यार, अपने नोट्स की बात ही कुछ अलग होती है। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि 3 दोस्तों का ग्रुप है, एक तो सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, हमें अकेले चलना पड़ता है। मैं तो ऐसा बिलीव करती हूँ। बट ठीक है, जो भी आपके हैं, अगर आप ग्रुप में भी कर रहे हो तो वो भी ठीक है। बट ये जो है ना कि कोचिंग आप स्पेसिफिक टीचर से, अगर एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल एमएसएन है, तो उसके लिए आप एक ही टीचर को फॉलो करोगे, चाहे वो इस कोचिंग से हो चाहे वो उस कोचिंग से हो। वैसे ही अगर पीड्स है तो उसके लिए भी आप एक ही टीचर को फॉलो करोगे।
आपकी मर्ज़ी है। ऐसे नहीं करना है कि एमएसएन आप आधा किसी और से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू से, आधा आप एनएनएल से जाके पढ़ रहे हो, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है। बाकी आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़ सकते हो, ये इतना चल पड़ता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ योर प्रॉपर स्टडी रूटीन एंड ऑल्सो आई वांट टू कनेक्ट इफ़ देयर इज़ एनी टेलीग्राम आईडी। तो टेलीग्राम आईडी अभी नहीं है मेरी, मैं बनाऊँगी इसको। और बाकी मेरा डेली रूटीन आई थिंक मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं सुबह 4 बजे से शुरू करती थी और मैं 7:30 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद मैं दोबारा 9 बजे बैठती थी, 12:30 बजे तक मेरा दूसरा स्लॉट हो जाता था। फिर 2:30 बजे से 6:30 तक मेरा तीसरा स्लॉट होता था। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे दोबारा बैठ जाती थी। जब तक तो मैं सिलेबस कर रही थी, पर जब मेरा सिलेबस हो गया था तो फिर 8 साढ़े 8 बजे मैंने मतलब बाद में जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, तो टेस्ट सीरीज़ मैं रात को देती थी, एक टेस्ट डेली का। नेक्स्ट इज़ सोर्स फॉर द पीवाईक्यू ऑफ ऑल द नॉर्सेट पेपर। तो इसके लिए भी मैं आपको जो है वो टीएनसी का ही फॉलो करने को बोलूँगी, क्योंकि उनका ना एक अलग से सेक्शन है, आप देखना उनके ऐप में जाके 100 रुपीज़ में वो सारे जितने भी नॉर्सेट के पेपर है ना, वो सारे प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो आई थिंक आप वो ले सकते हो, देख लो बाकी तो। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास एक वही सोर्स था, तो मैं आपको वही रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ सॉन्डर्स नेसेसरी। तो मैंने आपको कहा कि मैंने तो खुद नहीं की थी, मैं कंप्लीटली जो है वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि वो मॉसबी के भी उसमें क्वेश्चंस डालते थे, मैंने नोटिस किया था उसमें, और कुछ सॉन्डर्स के भी क्वेश्चंस उसमें डालते थे। अभी नहीं डालेंगे वो इनिशियली, थोड़ा लेट, जब मतलब अभी तो वो बेसिक ही डालेंगे, देखने के लिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हो नहीं। जब बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे और एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आएगा, तब वो उसमें मॉसबी और सॉन्डर्स के क्वेश्चन भी डालेंगे। तो मैं तो कम्प्लीटली उसी पर डिपेंडेंट थी। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, बाकी ऐसा नेसेसरी नहीं है कुछ भी, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो और उसी को फॉलो करो, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ अबाउट एनएनएल मास्टर स्ट्रोक। तो मास्टर स्ट्रोक एक पी नॉट पी वाई क्यू, मास्टर स्ट्रोक एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है जो कि एनएनएल की तरफ से है। और हाँ, मेरे पास भी थी वो बुक, मैंने भी किए हैं उससे क्वेश्चंस, बट उसमें भी मतलब सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको इजीली मॉसबी या सॉन्डर्स आपके पास हैं तो उसी से कवर हो जाएगा, आपको कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हयात की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो मैम, आई वांट टू नो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ। ओके, अभी करंटली तो मैं थोड़ा अपनी स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ, जो भी मुझे लगता है कि डेली डे टू डे लाइफ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं पे अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, थोड़ा सा मैं कुकिंग वगैरह देख रही हूँ, और कुछ कुछ नई चीज़ें जो भी आगे लाइफ मुझे अपॉर्चुनिटी देगी वो मैं एक्सप्लोर करती रहूँगी धीरे धीरे। और बाकी तो जब मैं जॉइनिंग दूँगी, बाकी के प्लान्स मेरे वहाँ जाके हैं, तो उसके उसके लिए उसका मैं आपको तभी बताऊँगी, धीरे-धीरे आपको टाइम के साथ पता चलता रहेगा। Next is from Bhuvi Viresha. Please let me know how should be the exam nearby days or when we have to start last revision or how to read the question, especially long scenario based. तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपका लास्ट रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। वैसे तो 10 दिन में ही हो जाता है, लेकिन 5 दिन मैं आपको एक्स्ट्रा रखने को बोल रही हूँ, इन केस अगर आपको लास्ट में कुछ चीज़ याद आती है कि मुझे वो भी देखना था, तो वो वाले डेज़ आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हो, और प्लस एक आधा दिन आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो। तो 15 दिन पहले आपका लास्ट रिवीजन होना चाहिए, और एग्ज़ाम नियर डेज़ आपके सिर्फ पढ़ाई के ही होने चाहिए, और तो आप क्या ही करोगे, नियर डेज़ है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ हाई टाइम, राइट। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि ये भी बहुत डिटेल का टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ प्लीज़ पोस्ट ऑल द मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूलाज, जस्ट फार्मूलाज। तो मैंने खुद कोई भी फार्मूलाज नहीं बनाए थे, मैंने लास्ट टाइम में ही थोड़ा सा यूट्यूब से मैं देख लेती थी, मतलब मान लो आज मैं प्रॉफिट लॉस के देख लूँगी, अगले दिन मैं जो है वो एसआई, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो सब मैं देख लूँगी। और मेरा ज़्यादा फोकस ना नॉन नर्सिंग में रीजनिंग वाले पार्ट में था, क्योंकि वो मैं इजीली कर देती हूँ, वो बहुत इजी होता है। आप अगर फोकस रखना चाहते हो नॉन नर्सिंग में तो उसमें रखना, और बाकी तो नॉन नर्सिंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप जो पढ़ के जाओगे ना वो आएगा ही नहीं। इस बार रीजनिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, मैथ्स का तो एक भी नहीं था। और इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ग्रामर के। मेरी मॉम खुद मतलब टीचर रह चुकी है, तो थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे ग्रामर बचपन से काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, तो मेरी किस्मत थी वो कि ग्रामर आ गया और मैंने सारे मार्क्स वहाँ से उठा लिए। और कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर भी काफ़ी बेसिक था, तो मतलब काफ़ी बेसिक पूछा जाता है आपसे नॉन नर्सिंग के बारे में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप टाइम देना चाहते हो तो आप रीजनिंग को दो, दैट्स इट। उसके बाद है लड़के कैसे मोटिवेट हो दी 80-20 का कुछ होगा, एंड तैयारी कैसे करें बिगनिंग टू लास्ट। तो ये तो मैं काफ़ी जगह बता चुकी हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, बट ये जो 80-20 वाला सीन है, देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है आप उनको फोकस ना ही करो तो ठीक है, जो हमारे हाथ में है पढ़ना,
ठीक है, तो आप उस पे फ़ोकस करो। और ये 80-20 का क्या वैसे आप लोगों ने लगा के रखा हुआ है, जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 है वो एक मेल है, जो लास्ट वाले नॉर्सेट 8 में ऑल इंडिया रैंक 1 थे वो भी एक मेल थे। तो मेल्स ही जो हैं वो मतलब जो पढ़ने वाले हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, वो डेफिनेटली अच्छे रैंक लेंगे। और मेरा भी खुद 124 रैंक था, तो मतलब वो जो ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 80-20 होते हैं आपके, तो पढ़ने वाले बच्चे कर ही लेंगे। और रही बात इसका कुछ होगा आगे या नहीं होगा, तो आई थिंक डेफिनेटली इसका कुछ होगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि सभी एम्स में प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेके, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसको फेवर कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि 80-20 ख़त्म होना चाहिए। तो वी कैन होप कि जल्दी ये ख़त्म हो सकता है। बाकी आप अपना पढ़ते रहो, इसके बारे में मत सोचो। देखो, आपको प्रॉब्लम में फ़ोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम को ओवर थिंक करके आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फ़ोकस करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके बारे में नहीं सोचते रहना, उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो उसमें फ़ोकस करो, दैट्स इट। वेटेज ऑफ द टॉपिक एक लेक्चर, उसके लिए भी इसके लिए भी मैं अलग बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें जो मैं अलग करने को बोल रही हूँ ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल दूँगी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम साक्षी दी, आप रोज़ व्लॉग्स बनाओ एम्स का, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो पहले मेरा एम्स में ज्वाइनिंग, तो अभी तो अलॉटमेंट लिस्ट ही नहीं आई है, तो कहाँ से मैं एम्स के ब्लॉग्स डालूँ। अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, तभी ब्लॉग्स आएंगे उसके। तो और नेक्स्ट इज़ फ्रॉम हैप्पी गो, हाउ डिड यू मैनेज टाइम फॉर द TNC सीरीज, हाउ डिड यू एनालाइज टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम फॉर इट, बिकॉज इट बिकम इम्पॉसिबल टू गिव डेली 3 to 4 टेस्ट, सो हाउ डिड यू गिव ऑल द टेस्ट। 3-4 क्यों दे रहे हो यार, आप एक टेस्ट को ही देने में और करने में 3 घंटे लग जाते हैं, अगर आप अच्छे से करो तो। आपको क्वांटिटी पे नहीं करना है फोकस, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। आप एक ही टेस्ट दो डेली का, लेकिन उसको एनालाइज इतने अच्छे से करो, उसके जो गलत हुए हैं स्किप किए हैं आपने उनको मिस्टेक नोटबुक में उतारो। ये आपको 100 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट देगी एज़ कम्पेयर टू 3 to 4 टेस्ट एक एक दिन में अटैम्प्ट करने से। सिर्फ एक ही टेस्ट दोगे आप, दैट्स इट। आई थिंक यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ये लॉन्ग वीडियो हो गई है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट Q&A मैं अब 10K पे करूँगी, जब 10K हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखो, आप लोग ना मैं मतलब देख तो रहे हो सभी, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं आपको इतना मोटिवेट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी मुझे मोटिवेट कर दो, ताकि मैं आगे फर्दर भी जो है वो आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाती रहूँ। दैट्स इट फॉर द डे, एंड बाय बाय।